दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ प्राचीन इतिहास की बहुत ही स्पेशल क्लास। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में स्थापित गढ़वाल वंश और चंदेल वंश के बारे में। या मैं यूँ कह दूँ कि आप में से शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा राजवंश शासन करता था, या उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा स्थान जो राजधानी रही हो, तो शायद आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि प्राचीन इतिहास का कौन सा राजवंश ऐसा रहा है जो उत्तर प्रदेश में शासन किया हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आज इन दोनों वंशों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, जिसमें गढ़वाल वंश और यहां पर जो दूसरा है चंदेल वंश, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में थे। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आज के जो हमारी क्लास है ये 38वीं क्लास है। ठीक है, लगातार दोस्तों 37 दिनों से मैं आपको क्लास दे रहा हूं। रोज नए नए सवालों पर चर्चा होती है और रोज टॉपिक चेंज करके हम लोग चर्चा करते हैं। आज 38वां क्लास है और आज क्वेश्चन नंबर 1111 से लेकर के 1140 तक का सवाल हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से इस सीरीज में आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जिससे आपको यह लगे कि वाकई मेरी तैयारी अद्भुत लेवल पर हो रही है, जबरदस्त लेवल पर हो रही है। आपको यह सोचने पर मजबूर आप हो जाएंगे कि मैंने बहुत जगह कोचिंग किया लेकिन किसी ने भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं आकर्षित करा है। ठीक है, जो कि स्टडी 91 पर आपको मिल रहा है। और याद रखेगा ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर वीडियो। जी हां दोस्तों, इतिहास का ट्रेलर वीडियो चल रहा है जो 38 ट्रेलर मैं आपको रिलीज कर चुका हूं। ठीक है, आप देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ दोस्तों हमारे पास फाउंडेशन बैच भी, इन फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा बेजोड़ कर सकते हैं। आप सोचिए, आपको एक लेक्चर में जो है यहां पर गढ़वाल वंश और चंदेल वंश पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में इनके बारे में बताया जाए, इनसे संबंधित इतिहास को बताया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो आपको फील हो रहा है कि नितिन सर लेक्चर दे रहे हैं ना, आज इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल खुश हो जाएगा और आप निश्चित रूप से आज आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर आपने आज वो चीज हमें दिखाया इतिहास में जो इतने दिनों से किताबों के किन पन्नों पर खोया है, हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतिहास में कभी चर्चा ही नहीं किया। लेकिन हम चर्चा करते हैं अपने फाउंडेशन बैच में। आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम अलग अलग किताबों पर भी काम करें तो इसको परचेज करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। चलिए कहानी शुरू होती है और आज हमारा 38वां दिन है। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 140 तक की श्रृंखला में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गढ़वाल वंश और चंदेल वंश के बारे में। पहले गढ़वाल वंश की बात करते हैं, फिर चंदेल वंश की। ठीक है, पहला सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। भाई गढ़वाल वंश की स्थापना किया किसने? तो याद रखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रदेव। क्या नाम था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रदेव। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने क्या किया था, इस गढ़वाल वंश की स्थापना किया था। एक नाम सुना होगा दोस्तों आपने, गुर्जर प्रतिहार के बारे में सुना है कि नहीं? गुर्जर प्रतिहार, जी हाँ दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम सुना होगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जब समाप्त होता है ना, तो याद रखिएगा उसके पतन के पश्चात याद रखिएगा राजा चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की नींव रखी है। और आपको बता दूं पतन हुआ कैसे, तो इस वंश का आखिरी राजा था दोस्तों यशपाल। आखिरी राजा कौन था? आखिरी राजा था यशपाल। याद रखिएगा यशपाल की हत्या करके दोस्तों राजा बना है। कौन राजा बना है? तो चंद्रदेव। कौन राजा बना है? याद रखिएगा अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल की हत्या करके याद रखिएगा यहां चंद्रदेव राजा बना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि गढ़वाल वंश की राजधानी कहां पर थी। दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में यह शासन चल रहा था। याद रखिएगा इसकी दो राजधानी थी। एक राजधानी थी वाराणसी। क्या थी दोस्तों? क्या बात कर दिया सर, ये बनारस जो है राजधानी थी? हां, बनारस राजधानी थी। किस वंश की? गढ़वाल वंश की। और दूसरी राजधानी कहां थी? आपको पता होगा दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश जो गुजरात वाले हैं। ठीक है, राजस्थान गुजरात के बेल्ट से गुर्जर प्रतिहार वंश और उधर बंगाल के पाल शासक, ये दोनों लड़ रहे थे कन्नौज को लेकर के, जिसमें एक तीसरा व्यक्ति दक्षिण भारत से आ जाता है राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, ये तीनों मिलकर के लड़ रहे थे जिन्हें हम त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम देते हैं दोस्तों, वही कन्नौज। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो चुका तो कन्नौज अभी बचा हुआ है। याद रखेगा कन्नौज इसकी दूसरी राजधानी थी। याद रखेगा गढ़वाल वंश की दूसरी राजधानी थी, यह भी याद रखेगा। एक सवाल और, कई लोग इसे गढ़वाल वंश कहते हैं और कई लोग इसे क्या कहते हैं? राठौर वंश भी कहते हैं, यह भी ध्यान देंगे। देखिए अगला सवाल भी इसी पर है कि गढ़वाल वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे ही हम राठौर वंश कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसे हम किस वंश के नाम से जानते हैं? इसे हम राठौर वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों लगे हाथ आप इसको भी याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे समझते चलिए, दिल खुश कर दूंगा, गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है गढ़वाल वंश के जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे वंश ऐसे हैं जिसके बारे में किताबों में जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर मैं कुछ नया वंश पढ़ाऊंगा, कोई फैक्ट आपको दूंगा, कोई प्रश्न आपको दूंगा, कुछ नया आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिनको लगेगा ऐसा कहां लिखा है, कहां से बता दिए गढ़वाल वंश, कहां बता दिए तुम राजधानी बनारस थी, ठीक है, ऐसा लिखा कहां है? तो आप ऐसे लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? याद रखिएगा सवाल की शुरुआत में ही मैंने यहां रख दिया है, क्या रखा है दोस्तों, कि गढ़वाल वंश की जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत और गढ़वाल वंश की जानकारी का साहित्यिक स्रोत। भैया इन ऐतिहासिक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं कि बनारस की राजधानी थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब मुख्य बात है कि इसके ऐतिहासिक स्रोत हैं क्या क्या। तो याद रखिएगा सबसे पहला स्रोत है दोस्तों, एक शासक हुआ है इसी में गोविंद चंद्र। यहां दोस्तों गोविंद चंद्र, याद रखिएगा गोविंद चंद्र बहुत मतलब जबरदस्त राजा था। गोविंद चंद्र इस पूरे गढ़वाल वंश में सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो गोविंद चंद्र था। ठीक है, तो गोविंद चंद्र का देवरिया अभिलेख, कहां का सर? ये देवरिया अभिलेख, ये गोरखपुर वाला देवरिया। हाँ, गोविंद चंद्र का देवरिया अभिलेख, ये जो है वहां पर साक्ष्य मिल जाता है। और याद रखेगा सहेत महेत, सर ये तो नाम सुना हुआ है, सहेत महेत का सर नाम सुना हुआ है, थोड़ा सा याद दिला दीजिए, थोड़ा सा याद दिला दीजिए भैया। सहेत महेत कहते थे श्रावस्ती को, किसे कहते थे? श्रावस्ती को कहा जाता था सहेत महेत। तो जो सहेत महेत का अभिलेख है वहां से भी दोस्तों जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जेतवन बिहार का अभिलेख है, क्या है? सहेत महत में दोस्तों जेतवन बिहार का लेख है दोस्तों, जेतवन बिहार का लेख, वहां से भी दोस्तों इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कुमार देवी का, नहीं सुना? वो कुमार गुप्त की बात नहीं कर रहे, कुमार देवी की बात कर रहे हैं। कुमार देवी का सारनाथ लेख, ठीक है, सारनाथ लेख, ये सब इतने सारे अभिलेख हैं जो गढ़वाल वंश के बारे में दोस्तों जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो एक आता है हसन निजाम की बात आएगी, उसने भी दोस्तों इस वंश के बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, फिलहाल जो मुख्य हम केवल उसकी बात करते हैं क्योंकि काशी इनकी राजधानी थी। तो याद रखेगा चंद्रदेव एक राजा हुआ है, चंद्रदेव। तो चंद्रदेव का काशी अभिलेख, चंद्रदेव का काशी अभिलेख या काशी लेख, ये दोस्तों सभी जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है, जिसमें गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। ये सभी ऐतिहासिक स्रोत हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत है। इसी तरह से इसके साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, अगर सवाल बन जाए तो क्या बताएंगे? इसके साहित्यिक स्रोत कौन कौन से, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा दोस्तों मेरुतुंग का, सुना है कि नहीं? मेरुतुंग का एक रचनाकार है दोस्तों। मेरुतुंग का एक ग्रंथ है, मेरुतुंग का चिंतामणि ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? चिंतामणि ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, मेरुतुंग का जो चिंतामणि ग्रंथ है। इसी के अलावा दोस्तों आपने कल्पतरु का नाम सुना होगा, कृत कल्पतरु, वो भी एक साहित्यिक रचना है। ठीक है, जिसे लक्ष्मीधर जी के द्वारा लिखा गया है। नाम क्या दोस्तों? कृत कल्पतरु। ठीक है, लक्ष्मीधर का कृत कल्पतरु। ठीक है, इससे भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हसन निजाम का जो लेख है, हसन निजाम का जो लेख है उससे भी दोस्तों मिलता है। इसके अलावा याद रखेगा पृथ्वीराज चौहान के समय में आपने सुना होगा कि चंद्रबरदाई ने रचना किया पृथ्वीराज रासो। क्या रचना किया? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों उस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी दोस्तों याद रखिएगा गढ़वाल वंश के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या सर गढ़वाल वंश का कोई संबंध था क्या पृथ्वीराज रासो से? जी हां, संबंध था, तभी तो वर्णन मिल रहा है। संबंध रहा होगा ना। आज में आप सुनते जाइए, इतिहास खाली सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन करके। ठीक है, आपको जो मैं सिखाना चाह रहा हूं खाली सुनिए पहले। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? ठीक है, देखिए शासक तो कई सारे हुए, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र शासक की बात करें तो यहां पर जो आप चंद्रदेव का काशी लेख पढ़ रहे हैं, इन्हीं का कन्नौज लेख भी था। याद रखेगा काशी और कन्नौज लेख भी इन्हीं का था। ठीक है, काशी और कन्नौज लेख। ठीक है, तो याद रखेगा जो चंद्रदेव राजा हुए हैं, जो चंद्रदेव राजा हुए दोस्तों, याद रखेगा चंद्रदेव पहले स्वतंत्र शासक है, इनको चंद्रदेव द्वितीय कहते हैं। ठीक है, ये तो एक चंद्रदेव है, दूसरा चंद्रदेव है। तो याद रखेगा टाइम पीरियड को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में एक संकोच हो सकता है। तो याद रखेगा 1080 से लेकर के 1103 तक। ठीक है, 1080
अच्छा 1000 अगर हम बात करें दोस्तों गजनवी के आक्रमण की, महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमला किया था वो 1005 का समय था। ये उससे 80 साल आगे का समय है। 1080 से लेकर 1103 ईस्वी तक का जो समय है ये चंद्रदेव द्वितीय का समय है। गढ़वाल वंश इस समय आया था, ये एक स्वतंत्र शासक के रूप में था। ठीक है, अच्छा कहां पर दोस्तों लेख मिलता है तो याद रखेगा ये जो मैं काशी और कन्नौज लेख की बात कर रहा हूं, काशी और कन्नौज लेख की बात कर रहा हूं, उसी में दोस्तों इसके राजा होने के बारे में लिखा है कि यह गढ़वाल वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। ये तो हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, गोविंदराज। कौन था दोस्तों? गोविंदराज। याद रखेगा ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। नाम क्या दोस्तों? नाम है गोविंदराज या गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र या गोविंदराज याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। शासन इसका कब से कब है दोस्तों? तो याद रखेगा 1014 ईस्वी। देखिए पीछे देखेंगे ना तो यहां जो चंद्रदेव द्वितीय है 1080 से 1103। इसके बाद थोड़े बहुत राजा और आए थे, जैसे इसके बाद राजा आता मदन चंद्र, उनके बारे में उतना कुछ दिया नहीं है तो इसलिए मैं यहां पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। विस्तार में जब आप आएंगे ना तो मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा कब स्थापना हुआ, अगला राजा अगला राजा अगला राजा, वहां पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां मुख्य राजाओं की बात कर रहे हैं तो याद रखेगा तो 1114 ईस्वी से लेकर के 1155 ईस्वी तक। कब तक? 1155 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेगा गोविंदराज जो है राजा रहता है। ठीक है, चलिए गोविंदराज है कौन? तो याद रखेगा मदन चंद्र का पुत्र है। कौन है दोस्तों? मदन चंद्र का पुत्र है। कौन है दोस्तों? ये मदन चंद्र का पुत्र है गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। आप इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, गोविंद राज नहीं, गोविंद चंद्र कहिए। ठीक है, क्योंकि ये गढ़वाल वंश के जितने भी लोग थे ना इन्होंने अपने टाइटल में चंद्र या चंद्र शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक चीज कहना चाहूंगा, इसे शक्तिशाली क्यों कहा गया भाई? कुछ किया था क्या इन्होंने? हाँ, आप कल्पना करो पीछे हमने चर्चा किया है तोमर वंश के बारे में। किसके बारे में बताया मैंने आपको? पिछली क्लास तोमर वंश पे था। तो तोमर वंश के राजा जो थे, तोमर वंश के शासक इसके अधीन थे। क्या थे दोस्तों? इसके अधीन थे। जी हां दोस्तों, किसके अधीन थे? इस गढ़वाल वंश का जो गोविंद चंद्र था ना इसके अधीन काम करते थे। मतलब गोविंद चंद्र ऊपर था और जो तोमर शासक थे वो नीचे थे। ठीक है, तो याद रखेगा वो सब इनके अधीन काम करते थे, याद रखेगा। ठीक है, अगला राजा जैसे गोविंद चंद्र के बाद राजा कौन बनता है? तो एक राजा आएगा विजय चंद्र। ठीक है, विजय चंद्र लिख रहा दोस्तों। गोविंद चंद्र के लेखों में उसे क्या नाम दिया गया, उसे क्या कहा गया? क्या कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, इसे उपाधि तो नहीं कह सकते लेकिन इसे कहा गया विविध विद्या विचार वाचस्पति। क्या कहा गया? विविध विद्या विचार वाचस्पति। जी हां दोस्तों, वाचस्पति। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? इसका अर्थ निकल कर आता है विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी। विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञानी क्या कहलाता दोस्तों? याद रखें, किसे कहा जाता है? गोविंद चंद्र को कहा जाता है, जो गढ़वाल वंश का क्या था? राजा था। इसे भी आप याद रखेंगे। लिख रहा किस अभिलेख के अनुसार गढ़वाल वंशीय शासक अशोक को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। कि जैसा सर ये कौन सा वाला अशोक है? सर ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले अशोक हैं क्या? हाँ, जो बिंदुसार के लड़के थे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये गढ़वाल वंशी शासक अशोक को अपना पूर्वज मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जैसे उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, जिस प्रकार उन्होंने राजपाट का ध्यान दिया, जनता का ध्यान दिया, कई सारे अभिलेख शिलालेख बनाए, ठीक वैसा ही काम दोस्तों गढ़वाल वंशी शासक करते थे। तभी तो मैंने बताया कि कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, पीछे बताया था ना, तो याद रखेगा कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। सारनाथ अभिलेख। जी हां दोस्तों, सारनाथ में दोस्तों एक अभिलेख मिला हो, कुमार देवी का अभिलेख है, वो इसी गढ़वाल वंश से संबंधित है। अच्छा, ये कुमार देवी है कौन? तो याद रखेगा भैया गोविंद चंद्र की पत्नी है। कौन है? ये गोविंद चंद्र की क्या है दोस्तों? पत्नी है। इसे आप याद रखेंगे, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया कि भाई इस शिलालेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और सारनाथ से मिले क्यों ना? क्योंकि भाई बनारस ही राजधानी थी, वाराणसी ही राजधानी थी, तो सारनाथ भी तो बनारस में है। इसे पहले ऋषि पत्तनम के नाम से जानते थे, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा किस ग्रंथ में गोविंद चंद्र के शासन काल के घटनाओं का उल्लेख मिलता है? भाई ऐसी कोई ग्रंथ है, ऐसी कोई रचना क्या दोस्तों? पीछे मैंने बताया था लक्ष्मीधर की रचना है कृतकल्पतरु, पीछे लिखा था ना, याद रखेगा। किसकी रचना दोस्तों? याद रखेगा लक्ष्मीधर की रचना
लक्ष्मीधर की रचना क्या नाम है दोस्तों? कृत कल्प तरु। जी हाँ दोस्तों, कृत कल्प तरु में याद रखेगा क्या बताया गया? गोविंद चंद्र के शासन काल की जानकारी मिलती कि किस प्रकार उनका शासन था, कैसे उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, याद रखे कैसे उन्हें जो है सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता था। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये लक्ष्मीधर कौन थे? तो याद रखेगा ये मंत्री थे। किसके मंत्री थे भैया? राजा साहब के मंत्री थे। किसके? कौन राजा साहब थे? गोविंद चंद्र जी राजा साहब हैं, तो उन्हीं के मंत्री थे। लिख रहा है जयचंद के, सर ये जयचंद, रुकिए 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 नितिन सर, रुकिए एक मिनट, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो गया सर? ये जयचंद का नाम हमने कहीं सुना है। कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर, हम बताएंगे कहां सुना है। सर ये जयचंद का नाम मिला था जब मोहम्मद गौरी भारत पर हमला किया था, तब कहा जाता है कि जयचंद धोखेबाज था, कहा जाता है जयचंद देशद्रोही था। और आज भी ऐसे उदाहरण प्रचलित हैं कि देश में जयचंदों की कमी नहीं। मालूम पड़ता है कि जयचंद वाकई में जो है धोखेबाज रहा है या क्या रहा है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, क्या वाकई में जयचंद जो है इस तरह का रहा या फिर केवल इस तरह के उदाहरण ही प्रस्तुत हैं? तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा कि मामला क्या था। दोस्तों कहा जाता है कि जयचंद विश्वासघाती था, देशद्रोही था, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी महाकाव्य में या किसी भी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख नहीं कि वो देशद्रोही था। अगर उसने देशद्रोह किया था, अगर उसने राष्ट्रद्रोह किया था, अगर उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ विश्वासघात किया था, तो पृथ्वीराज रासो जो महान रचना है, जिसे भारत का पहला महाकाव्य कहा जाता है, जो दरबारी इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान के थे, चंद्रबरदाई, उनके द्वारा लिखा गया, तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में मेंशन किया होता, लिखा होता। यानी यह एक बनाया गया इतिहास है, यह एक बनाया गया इतिहास है। इतिहास के साथ, इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, इसको आप याद रखें। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, चीजों को ध्यान नहीं देंगे, तब तक दोस्तों कुछ हो नहीं सकता। हां, ये जरूर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जिस समय मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, यह बैठ के तमाशा देख रहा था। कौन? ये जयचंद बैठ के तमाशा देख रहा था। और क्यों ना देखता तमाशा? क्यों देख रहा था भाई तमाशा? आप कहेंगे भाई हमारे देश में हमला हो रहा था तो क्यों बैठा था हाथ पे हाथ धरे? भाई बैठा इसलिए था क्योंकि इसकी पुत्री संयोगिता का हरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। मोहब्बत थी दोनों लोगों में, उठा लिया, स्वयंवर से ही उठा ले गए अलाउदल के साथ। हाँ सर रुकिए रुकिए, अलाउदल के साथ? ये मध्य प्रदेश वाले अलाउदल? हाँ भाई, ये जो शीतला माता के हमें कभी कभी सुनने को मिलता अलाउदल, हाँ वो महान सेना नायक थे, सेनापति थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है लड़ाई लड़े हैं। ठीक है, लेकिन सर इसी वंश में रहते थे क्या? नहीं, वो चंदेल वंश के थे। वो चंदेल वंश के एक राजा है परमारिवर्धन, वो उनके यहां सेनापति थे, लेकिन मदद करने गए थे पृथ्वीराज चौहान की उस लड़ाई में। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है जयचंद के शासनकाल की जानकारी दोस्तों कहां से प्राप्त होती? पहले याद रखिएगा ये जयचंद दोस्तों कौन है? ये जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों जो गढ़वाल वंश चला था, ये उसी गढ़वाल वंश का क्या है? राजा है। और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो पीछे मैंने बताया था मेरुतुंग के कौन सा ग्रंथ दोस्तों? चिंतामणि ग्रंथ। कौन सा दोस्तों? चिंतामणि ग्रंथ से दोस्तों इस बात का पता चलता है। किसके बारे में दोस्तों? इनके बारे में। और ऐसा नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा दोस्तों हसन निजाम के लेख से, हसन निजाम ने भी दोस्तों कई सारी चीजें लिखी हैं, उससे भी दोस्तों जयचंद के शासनकाल के बारे में पता चलता है। और जो सबसे ज्यादा पता चलता है वो तो पृथ्वीराज रासो से चलता है। किससे? पृथ्वीराज रासो। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। ये पृथ्वीराज रासो क्या था दोस्तों? ये बड़ा महान ग्रंथ था जिसकी रचना किसने किया था? चंद्रबरदाई ने किया था। ठीक है, चंद्रबरदाई ने इसकी रचना किया था। उससे भी दोस्तों जयचंद के शासनकाल का पता चलता है, उसके इतिहास का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। भाई ये अपहरण किया किसने था? तो याद रखेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसने किया था दोस्तों? याद रखेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दोस्तों इसका अपहरण किया था। किसका? संयोगिता का अपहरण किया था। और संयोगिता कौन थी? जयचंद की पुत्री थी। यही रीजन था कि जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो जयचंद चुपचाप तमाशा देखता रहा, गया नहीं। लेकिन बात आती विश्वासघात की, बात आती है देशद्रोही की, बात आती है राष्ट्रद्रोह की, तो ऐसा कोई काम इसने नहीं किया था। हां, पृथ्वीराज रासो में कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जरूर लिखा है जिन्हें दोस्तों गद्दार कहा जा सकता है। साफ तौर पर उन्हें गद्दार कहा भी गया है। ठीक है, आइए बताता हूं आपको। लिख
रहा तराइन के द्वितीय युद्ध। जी हां दोस्तों, तराइन में दो लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में। लिख रहा दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज के हार का प्रमुख कारण माना जाता है किसको? तो याद रखेगा ऐसे कुल 4-5 व्यक्ति हैं, जिसमें पहला नाम आता है प्रताप सिंह जी का, प्रताप सिंह जैन। क्या नाम दोस्तों? प्रताप सिंह जैन। आप कहेंगे सर आज तक हमने बहुत इतिहास पढ़ा लेकिन हमने कहीं प्रताप सिंह जैन का नाम नहीं पढ़ा। अरे तो पढ़ो ना, अब तो बता रहे हैं आपको। दूसरा नाम था दोस्तों धर्मायन कायस्थ। ठीक है, धर्मायन कायस्थ। अभी आप हमसे अगला सवाल करने वाले हैं कि सर इन लोगों का नाम आप कहां से ढूंढ लिए। ठीक है, तीसरा नाम पहले लिखो माधव भट्ट। क्या नाम था? माधव भट्ट। चौथा नाम लिखो दोस्तों नित्यानंद। क्या नाम दोस्तों? नित्यानंद। याद रखेगा ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने विश्वासघात किया, इन्हीं के वजह से याद रखेगा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पूरा नाम था इनका नित्यानंद खत्री। अब आप पूछे ना हमसे कि सर इसका उल्लेख कहां पे किया गया है, तो याद रखेगा पृथ्वीराज रासो जो है ना, पृथ्वीराज रासो में इनका उल्लेख किया गया और वहां बताया गया है कि पृथ्वीराज के हार का अगर कोई मुख्य कारण था तो ये 3-4 व्यक्ति थे। ठीक है, वो 4 व्यक्ति थे जो सेध लगाने का काम कर रहे थे। तो जो आरोप मढ़ा गया जयचंद के ऊपर वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत साबित होता है। आपको इतिहास पढ़ने का आवश्यकता है, ज्यादा तर्क वितर्क मत करिएगा हमसे। ठीक है, तर्क वितर्क नहीं करिएगा। ठीक है, मैं बाकायदा साक्ष्यों के साथ पढ़ा रहा हूं तो कोई परेशान मत करेगा। लिख रहा दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखेगा इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। क्या नाम था दोस्तों? इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। क्योंकि जब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो ठीक उसके 2 साल बाद, क्योंकि 1192 में यहां पे है और ये जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया ये 1194 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, तो इस टाइम में दोस्तों गौरी ने फिर हमला कर दिया किसके ऊपर? जयचंद के ऊपर हमला कर दिया। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हां, कहा जाता दोस्तों कि कई बार आपने इतिहास में ऐसा ही पढ़ा होगा कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। नहीं यार, मोहम्मद गौरी तो वैसे भी आ रहा था। मोहम्मद गौरी की एंट्री भारत में तो 1165 में ही हो चुकी थी। ये लड़ाई तो 1194 की है। फिर 65-94 के बीच में देखो 64 से 74, 84, 94, अगर आप देखें ध्यान से तो 30 साल का अंतर है। तो ऐसा थोड़ा कि किसी को न्योता भेजा और वो आदमी 30 साल बाद आ रहा है, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो लड़ाई हुई थी जयचंद मोहम्मद गौरी के बीच में, ये कहां पर हुआ था? तो याद रखेगा लड़ाई इटावा एवं एटा के मध्य हुई थी। कहां पर? इटावा में एटा के मध्य। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गढ़वाल वन जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही तो है, इसलिए दोस्तों लड़ाई भी इसी के करीब हुआ था। लिख रहा किस लेख के अनुसार जयचंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिश्चंद्र जहां दोस्तों वो राजा बनता है? तो याद रखेगा जौनपुर लेख के अनुसार। किस लेख के अनुसार दोस्तों? जौनपुर लेख। ठीक है, जौनपुर लेख। बहुत सारे बच्चों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि जौनपुर लेख है भी। ठीक है, 1198 ईस्वी में दोस्तों जौनपुर लेख आता है और उसमें पता चलता है कि जयचंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिश्चंद्र दोस्तों राजा बनता है। इसके आगे भी एक राजा आएगा, अक्कड़मल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्कड़मल उसको कहते हैं। वो अगला राजा बनेगा। ठीक है, हरिश्चंद्र के बाद। लेकिन हां उतने ज्यादा मजबूत ये लोग नहीं थे, इसलिए इनके शासन का अंत जल्दी ही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट पढ़िए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। अब हमें मौका तो दीजिए, हम लोग लिख रहे हैं किताबों को और ऐसे साक्ष्यों को कलेक्ट किया जा रहा है जो वाकई में आपको चाहिए। जैसे मन हो रहा होगा ना कि नितिन सर लिखिए ना, आपकी किताब आती, देखते हैं कितनी अच्छी होती। ठीक है, तो भाई मेहनत करें, किताब लिखने में समय तो लगेगा ना, थोड़ा सा समय दीजिए, खूब मजा कराएंगे आपको। ऐसी बहुत सारी किताबें आ गई जिसमें ऑलरेडी क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। दोस्तों यहां पर कहानी समाप्त होती गढ़वाल वंश की। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चंदेल वंश की। ठीक है, लिख रहा दोस्तों पहला सवाल, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो एक व्यक्ति, उसका नाम है नन्नुक। क्या नाम है? नन्नुक। सर ये तो बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है। सर इसके घर का नाम था या क्या था? तो याद रखेगा ये घर का नाम, स्कूल का नाम तब नहीं होता था। नन्नुक इसके दोस्तों संस्थापक थे। 831 ईस्वी में दोस्तों याद रखेगा नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो याद रखेगा ये चंदेल वंश भी याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के सामंत थे। ठीक है, शासक के सामंत इसके
के राजा रहा करते थे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जो चंदेल वंश का नन्नुक था, ठीक है, ये पहली बात याद रखेगा। दूसरा चीज, कहां पर दोस्तों नन्नुक ने स्थापना कहां पर किया, तो याद रखेगा नन्नुक ने इस चंदेल वंश की स्थापना किया बुंदेलखंड में। कहां पर किया दोस्तों, याद रखेगा बुंदेलखंड में दोस्तों नन्नुक ने क्या किया, चंदेल वंश की स्थापना किया, ठीक है, एक तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों थोड़ी सी बातें सुन लीजिए दोस्तों। कहा जाता है कि यहां पर मैंने पहली लाइन लिखा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के सामंत थे नन्नुक, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि गुर्जरों का जब पतन हो गया तो थोड़े एरिया पर गढ़वाल वंश आ गया और थोड़े एरिया पर कौन आ गया, ये चंदेल वंश आ गए। चलिए सर ठीक है, सर वो कन्नौज का क्या हुआ, कन्नौज को तो गढ़वाल ने ले लिया था। कन्नौज को किसने लिया था, गढ़वाल ने ले लिया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कन्नौज पर जो शुरुआती लोग थे, कहा जाता है कि वो कन्नौज के आसपास भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उस समय कन्नौज को कान्य कुब्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों, कन्नौज को किस नाम से जानते थे, तब कन्नौज को क्या कहते थे, कन्नौज को कान्य कुब्ज कहा जाता था। कान्य कुब्ज, ठीक है, कान्य कुब्ज कहा जाता था, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। वहीं से सामंत आए थे और आकर के फिर बुंदेलखंड, जिसे पहले जेजाक भुक्ति कहा जाता था, अभी नहीं, अभी एक राजा आएगा दोस्तों, जेजा नाम का राजा आएगा, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, जेजाक भुक्ति पड़ा है। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, जेजाक भुक्ति, उसको भी याद रखेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा दोस्तों, चंदेल वंश, ठीक है, सुनिएगा, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां पर थी। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां रही है। तो अगर चंदेल वंश स्थापित कहां हुआ था, बुंदेलखंड में, इसकी प्रारंभिक राजधानी इसके शासकों ने बनाया था कालिंजर को। किसे बनाया था, कालिंजर। एक मिनट नितिन सर थोड़ा सा रुक जाइए सर, ये कालिंजर वही वाला किला है जो हमने सुना था कि 1545 में कालिंजर किला को फतेह करने गया था कौन, शेरशाह सूरी, और वहीं दोस्तों विस्फोट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ भाई, उसी कालिंजर किले की बात करें। तब कालिंजर का दुर्ग नहीं बना था, अभी बनवाएंगे लोग, अभी चंदेल वंश के लोग ना यहां पे दुर्ग वगैरह का निर्माण कराएंगे। तो बुंदेलखंड में कालिंजर, याद रखेगा, ये चंदेल राजाओं की क्या थी, राजधानी थी। कालिंजर में दोस्तों आपने महोबा का नाम सुना होगा, ठीक है, महोबा वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ये इनका राज्य क्षेत्र हुआ करता था और यही इसकी राजधानी थी, ठीक है। और बुंदेलखंड को तो जेजाक भुक्ति मैंने बताया, अभी आगे देखिए मिलेगा आपको। लिख रहा, चंदेल वंश के किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार कहां तक कर लिया दोस्तों, विंध्य तक कर लिया। सर ये विंध्य मतलब विंध्याचल पर्वत, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। याद रखेगा, नन्नुक के बाद दोस्तों वाकपत, कई सारे छोटे मोटे राजा भी आए, उसमें से एक राजा आया दोस्तों वाकपति। क्या नाम है इसका नाम है वाकपति। जी हां, वाचस्पति नहीं, वाकपति नाम है, याद रखेगा। वाकपति दोस्तों नन्नुक का पुत्र था, ठीक है। और इसका पुत्र कौन है, तो इसका पुत्र जो अगला राजा होता है, राजा जोजा। क्या नाम है, जेजा या जोजा, ठीक है। तो याद रखेगा, ये कौन है, ये नन्नुक का क्या है दोस्तों, नन्नुक का पुत्र है, ठीक है। और ये क्या करता दोस्तों, ये इसने चंदेल वंश की सीमा जो बुंदेलखंड तक था वहां तक न सीमित करके और आगे बढ़ गया। आप देखेंगे बिहार में कैमूर की पहाड़ियां और विंध्याचल की पहाड़ियां साथ बढ़ती हुई दोस्तों, उधर नर्मदा ताप्ती नदियां है ना, तो नर्मदा तो उधर पड़ जाएगा, ताप्ती इधर पड़ेगा, उसके किनारे से दोस्तों निकल जाती है, ठीक है। तो वहां तक दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार इन जो है चंदेल वंशी शासकों ने किया था, ठीक है, चंदेल वंशी शासकों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, लिख रहा, किसने प्रतिहार शासक महिपाल को, जी हां दोस्तों, महिपाल को गद्दी प्राप्त करने में सहायता की। शुरुआत में तो दोस्तों, अच्छा आपने पीछे पढ़ा कि प्रतिहारों का नाश करके दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त करके तब स्थापित हुआ था चंदेल वंश, और यहां कहा जा रहा है कि महिपाल को गद्दी प्राप्त कराने में मदद कर रहा है। याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की कई शाखाएं थी, मैंने आपसे याद भी दिलाया था, गुजरात में अलग शाखा चलती थी, महाराष्ट्र में अलग शाखा चलती थी, राजस्थान की अलग शाखा थी। तो कुछ शाखाएं समाप्त हो गई थी और कुछ शाखाएं चल रही थी, ठीक है। तो जो शाखाएं चल रही थी उसमें महिपाल वंश आता है दोस्तों, महिपाल राजा आता है, ठीक है। उसको दोस्तों हेल्प करता है हर्ष, हर्ष नाम का एक राजा है, याद रखेगा। ये हर्ष किस वंश का राजा है, ये चंदेल शासक है। क्या दोस्तों, ये चंदेल शासक है। और याद रखेगा छठे नंबर का दोस्तों, 6 नंबर का, छठे नंबर का चंदेल शासक है जिसने मदद किया था महिपाल की, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा, किस शासक ने चेदी राज्य को हराया और कालिंजर को जीत लिया था, ठीक है। किसने दोस्तों ऐसा किया था, तो इसी वंश का एक राजा आएगा यशोवर्मा, ठीक है। इसी वंश का एक राजा आएगा दोस्तों यशोवर्मा। यशोवर्मा ने जिस तरह से पीछे आपने पढ़ा कि वाकपति ने क्या किया था, सीमा का विस्तार विंध्याचल तक कर लिया, विंध्य की पहाड़ियों तक कर लिया। विंध्याचल मत बोलिए, विंध्याचल बोलने से मिर्जापुर हो जाएगा, जबकि मिर्जापुर उत्तर तो है नहीं। उत्तर क्या है, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वहां तक विस्तार किया था, यह ध्यान दीजिएगा। यशोवर्मा को उधर दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। इसने दोस्तों क्या कर लिया, चेदी राज्य को भी हरा दिया, जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया, कालिंजर को भी जीत लिया। इतना ही नहीं, कन्नौज में उस समय देवपाल राजा
किया था। कौन था दोस्तों? कन्नौज के देवपाल को भी हराया, देवपाल को भी हराया। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज के देवपाल को भी किसने हराया था? वो इसी यशो वर्मा ने हराया था। और एक चीज अच्छी बात बता दूं इनके बारे में, यशो वर्मा ने दोस्तों एक मंदिर बनवाया है खजुराहो में। कहां पर दोस्तों? हाँ सर, खजुराहो, मजा आ गया सुन के। खजुराहो क्या हो गया? हाँ, मध्य प्रदेश वाले खजुराहो के मंदिर की बात कर रहे हैं, जहां महादेव के कंदरिया महादेव का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी कंदरिया महादेव नहीं बना है, अभी आगे और राजा आएंगे, वो लोग कंदरिया महादेव का निर्माण कराएंगे। पहला जो मंदिर बना है, पहला जो मंदिर खजुराहो में बना है, वो बना है चतुर्भुज मंदिर। कौन बना है दोस्तों? याद रखेगा, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर। अच्छा एक बात बताओ, चतुर्भुज किसे कहा जाता है? चतुर्भुज विष्णु जी को कहा जाता है। तो भगवान विष्णु का मंदिर था दोस्तों चतुर्भुज मंदिर। उसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेगा, इसी यशो वर्मा ने कराया था, जो चंदेल वंशी राजा था। कोई दिक्कत आपको? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इस पूरे वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा ये राजा धंग हुआ। ठीक है, इसके बाद एक राजा आएगा, राजा धंग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक राजा नाम है, उनका नाम है धंग, एक राजा उनका नाम है गंड। सर क्या बोला? गंड और धंग। तो याद रखेगा, पहले धंग आएंगे, इन्हीं के पुत्र थे राजा गंड, उनके बारे में अलग चर्चा करेंगे। तो याद रखेगा, सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के समय में दोस्तों राजा धंग ने दोस्तों क्या बनवाया था? कालिंजर का दुर्ग बनवाया था। कालिंजर का दुर्ग बनवाया था। सोचिए, इतना मजबूत दुर्ग था, इतना मजबूत दुर्ग था कि कई सारे बाहरी आक्रमणकारी जो आए ना, तुर्क आक्रमणकारी, उन्होंने कालिंजर को तोड़ना चाहा लेकिन तोड़ नहीं पाए। ठीक है, इतना मजबूत ये दुर्ग था कि कभी इसको तोड़ नहीं पाए। आप कल्पना करो कि कितना मजबूत रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हुआ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसका नाम है राजा धंग, और कालिंजर के दुर्ग का निर्माण दोस्तों ये राजा धंग ने कराया है। और एक जो सबसे और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ग्वालियर विजय इन्होंने किया था। जी हां दोस्तों, ग्वालियर विजय किया। सोचिए, जरा कल्पना करिए, बुंदेलखंड कहां है, खजुराहो कहां है और ग्वालियर कहां है? दोस्तों इन्होंने ग्वालियर भी विजय कर लिया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को आप पढ़ते चलें। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ग्वालियर विजय यहां पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है कि सुबुक्तगीन का सामना। जी हां दोस्तों, सुबुक्तगीन का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। लिख रहा है, सुबुक्तगीन का सामना करने के लिए जयपाल के संघ में दोस्तों कौन शामिल हुआ था? तो राजा धंग ही थे, जिसे जयपाल ने दोस्तों एक संघ बनाया था, राजा धंग उसमें हिस्सा लिए थे। किसका सामना करने के लिए? ये जो तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी जो सुबुक्तगीन था, इसको धूल चटाने के लिए जयपाल ने राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसमें कौन लिया था दोस्तों? याद रखेगा, उसमें राजा धंग ने हिस्सा लिया था। आप इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखेगा। बहुत ज्यादा बार ये सवाल तो स्पेशल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, इनके समय में, राजा धंग के समय, एक बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने अब अपनी राजधानी खजुराहो बना लिया था। किसे दोस्तों? याद रखेगा, कुछ समय के लिए राजधानी दोस्तों कालिंजर रही। ठीक है, कालिंजर, हालांकि कालिंजर का दुर्ग बनवाया किसने? तो राजा धंग ने बनवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी कहां चली गई? यहां खजुराहो चली गई। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें जिननाथ मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा दोस्तों विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। कौन कौन सा? याद रखेगा, एक मंदिर है जिननाथ, ठीक है, जिननाथ मंदिर, एक मंदिर है दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर, यहां दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर, और एक मंदिर है दोस्तों विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो याद रखेगा, इन सभी मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो राजा धंग ने कराया था। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है खजुराहो में कंदरिया महादेव। कौन है? कंदरिया महादेव का मंदिर भी दोस्तों किसने बनाया था? वो इन्होंने ही बनाया था, तो इसको भी याद रखेगा। अगला लिख रहा है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय आनंद पाल के संग में दोस्तों कौन शामिल हुआ था? ये आपको बताना है। ठीक है, आनंद पाल के संग में। देखिए, इसके पहले जो हमने सवाल पढ़ा ना,
वहां क्या पढ़ा है, यहां संघ किसने बनाया, जयपाल ने बनाया है। यहां गजनवी के समय में दोस्तों संघ किसने बनाया, तो आनंदपाल ने बनाया है। और उस समय दोस्तों इसमें हिस्सा किसने लिया, तो इनका राजा धंग का जो पुत्र था राजा गंड, जिनका भी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, तो राजा गंड याद रखेगा, इन्होंने हिस्सा लिया था। एक सवाल और यहां पर इंपॉर्टेंट राजा धंग के बारे में कहा जाता है, राजा धंग ने कहां पर लिखे, कहा जाता है राजा धंग ने दोस्तों प्रयाग में, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयाग में क्या कर लिया था दोस्तों, जल समाधि ले लिया था। क्या ले लिया था, जल समाधि। जी हां दोस्तों, जल समाधि लेने वाला शासक कौन था, ये राजा धंग ही थे, जिन्होंने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। उन्होंने दोस्तों प्रयाग में जल समाधि भी ले लिया था। अगर इनके पुत्र राजा गंड की बात करें तो 1103 ईस्वी से लेकर 1117, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो पहले इसको याद रखेगा, यहां राजा गंड आ जाएंगे, यहां पे अलग हो जाएगा, ठीक है, इसमें 1003 के आसपास आएगा। तो उन्होंने दोस्तों यहां पर हिस्सा लिया था। आगे देखिए लिख रहा कि प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या दोस्तों किसने किया था। राज्यपाल एक वैसा शासक था जो गजनवी के सामने से भाग गया था। आपको याद होगा कि गजनवी के सामने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसीलिए दोस्तों राजा गंड ने ऐलान किया, जी हां दोस्तों, राजा गंड ने ऐलान किया कि राज्यपाल को ढूंढ के मार दिया जाए। राजा गंड का ही दोस्तों पुत्र था विद्याधर। कौन था, विद्याधर। हां सर, अब कहानी आ गई समझ में। तो दोस्तों ये जो विद्याधर राजा था, ठीक है, इस विद्याधर ने क्या किया, याद रखेगा, इनका मुख्य टारगेट क्या था, बस खाली यही था कि राज्यपाल को ढूंढ करके उसे मौत के घाट उतारना, क्योंकि उसने घुटने जो टेक दिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। अगर हम इनकी बात करें राजा गंड की, तो 1003 ईस्वी से लेकर के 1017 ईस्वी तक, ठीक है, ये राजा रहे दोस्तों, ठीक है, 1003 से लेकर के 1017 तक ये राजा थे, ठीक है, महमूद गजनवी के समय में। और यहां दोस्तों अगर विद्याधर की बात करूं तो विद्याधर 1017 से लेकर के 1029 तक, 1017 से लेकर के 1029 ईस्वी तक दोस्तों ये राजा बने रहे। तो इसको भी याद रखेगा, विद्याधर, ठीक है। और याद रखेगा केवल राज्यपाल को किसलिए मार दिया गया, क्योंकि महमूद गजनवी के सामने घुटने टेक कर भाग दिया गया था। इसीलिए दोस्तों सभी राजाओं के संघ ने ऐलान किया कि किसी भी तरह से किसको मार दिया जाए, इसको मार दिया जाए, राज्यपाल को। विद्याधर ने ढूंढ के मार दिया। जब विद्याधर ने ढूंढ के मार दिया तो गजनवी को बात नागवार गुजरी और गजनवी एक बहुत बड़ी सेना लेकर चल आया कहां पर, विद्याधर से लड़ाई करने। क्या लगता था, उसके पिता ने जो दुर्ग बनवाया है, उसके दादाजी ने, पिताजी ने नहीं, पिताजी तो गंड देव थे, उनके दादाजी ने जो दुर्ग बनवाया, क्या उसे भेद पाता गजनवी, कभी नहीं भेद पाता, संभव ही नहीं था। चलिए आगे सवालों की बात करते हैं। लिख रहा प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया। यह काफी इंपॉर्टेंट रचना है और इसका संबंध दोस्तों चंदेल वंश से है। इसके रचनाकार थे कृष्ण मिश्र जी। कौन थे दोस्तों, कृष्ण मिश्र जी इसके रचनाकार थे। एक सवाल और पूछ सकता है कि ये किसके राज दरबार में रहते थे, तो याद रखेगा एक और शासक हुआ था कीर्तिवर्मन, ठीक है, ये कीर्तिवर्मन के दरबार में थे, ठीक है, कीर्तिवर्मन के दरबार में ये रहते थे, जिनका नाम था कृष्ण मिश्र, और इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया है। दोस्तों आल्हा तथा उदल किसके दरबार से संबंधित सेना नायक थे, तो दोस्तों चंदेल वंश का एक शासक था जिसका नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था दोस्तों, परमर्दी देव नाम था। ये आल्हा उदल उसी के दरबार में रहते थे, ये भी याद रखेगा। कहा जाता दोस्तों आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ा था। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ किसके विपक्ष दोस्तों, गौरी के विपक्ष में दोस्तों लड़ाई लड़ा था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। लिख रहा चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। जी हां दोस्तों, चंदेल वंश का देखिए परमर्दिवर्धन है ना, तो ये परमर्दिवर्धन को दोस्तों अंतिम राजा कहा जाता है। क्यों सर, इसके बाद कुछ नहीं हुआ क्या चंदेल वंश में, तो परिमर्दी देव को ही अंतिम राजा कहा जाता है। हुआ यूं कुछ कि दोस्तों अंतिम जब लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई में मतलब जो अंत समय चल रहा था परिमर्दी देव का, उस समय क्या हुआ था कि गौरी उरी तो चले गए थे, तो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके ऊपर हमला किया और इसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों कब की यह घटना है, तो याद रखेगा 1202 ईस्वी की घटना है। तब तक दोस्तों क्या हो चुका था, याद रखेगा चंदावर उंदावर वाली कहानी खत्म हो गई थी। मतलब जो शुरुआत में हमने गढ़वाल वंश की बात किया वो सब समाप्त हो चुके थे। यहां परमर्दी देव ने ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसकी अधीनता दोस्तों स्वीकार कर लिया था 1202 ईस्वी में। इसी वजह से उसका जो मंत्री था उसने इसे मार दिया। तो याद रखेगा अंतिम शासक परिमर्दी देव की हत्या किसने कर दिया, तो उसी के राज्य में दोस्तों मंत्री था जिसका नाम था अजय देव। क्या नाम था दोस्तों,
मंत्री अजय देव ने दोस्तों क्या कर दिया, हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया? क्योंकि ऐबक की अधीनता जो इसने स्वीकार कर ली थी, ठीक है, ऐबक की अधीनता स्वीकारने के कारण याद रखेगा इसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखेगा परमर्दी देव को। लिख रहा अपने अभिलेखों में हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पूर्ण मध्यकालीन राजवंश कौन सा है? तो याद रखिएगा अभी तक आपने बहुत सारे अभिलेख देखे होंगे, लेकिन वो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, आर्मेयिक लिपि में, इस तरह के कई सारे लिपियों में देखा होगा। कभी देवनागरी लिपि में आपने कोई अभिलेख नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो चंदेल वंशी राजा थे, चंदेल वंशीय जो राजा थे दोस्तों, याद रखेगा चंदेल वंश में हमें इसी तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं। किस तरह के? याद रखेगा जो शुद्ध देवनागरी हिंदी में लिखे गए थे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण किस शैली में कराया? खजुराहो में एक से बढ़कर एक मंदिर बनाए गए और याद रखिएगा इनका निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ध्यान देंगे ये नागर शैली में बनाए गए। किस शैली में दोस्तों? नागर शैली। मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियां प्रसिद्ध हैं, एक नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर दोस्तों दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और नागर शैली के मंदिर आपको उत्तर भारत में देखने मिलते हैं, खास करके मध्य भारत में भी दोस्तों देखने को मिलते हैं। खजुराहो के जो शासक थे, खजुराहो को जिसने बसाया, वो पूरे के पूरे मंदिर दोस्तों नागर शैली में ही बने हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कैसा लगा है इतिहास पढ़कर के आप मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं मजा खूब आया होगा, कुछ ना कुछ नया फैक्ट तो जरूर मिला होगा। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि हमेशा आपको कुछ नया मिलेगा। आप जुड़े रहिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय जो पूरी तरह से YouTube पर पढ़ा दिए गए हैं। आप चाहें तो इन विषय के नोट्स खरीद सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। दोस्तों अब तो किताबें भी आ गई हैं, तो किताब यार आपके पास होनी चाहिए। देखिए बहुत मेहनत के साथ, बहुत तसल्ली के साथ दोस्तों किताब लिखा जाता है, लेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और ये दोस्तों ट्रेलर वीडियो चल रहा है, अगर आपको यहां मजा आ रहा है ना, विश्वास कीजिए ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। अपने दिमाग में बिठाइए, पिक्चर नहीं देख रहे हैं, ट्रेलर है भैया, ट्रेलर। पिक्चर कहां मिलेगा दोस्तों? वो तो आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच में। तो आइए बिना देर किए दोस्तों आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, मजा खूब आएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास फिलहाल ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।